what is L effective? If one end is rested in position, what is L effective? If one end is rested in position, one end is rested in position but not in direction. One end is rested in position but not in direction. Other end is restrained in direction. क्योंकि ये यूनिवर्सल वैल्यू में मानी जाती हैं, मतलब थ्योरेटिकल बात, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज L इफेक्टिव, व्हाट इज L इफेक्टिव, what is L effective? If one end is rested in position, what is L effective? If one end is rested in position, one end is rested in position but not in direction. One end is rested in position but not in direction. Other end is restrained in direction but not in position. Other end is restrained in direction but not in position. But not in position. But not in position. क्या होगा इसका L इफेक्टिव? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया है वैसे वैसे सपोर्ट बनाते जाओ, फाइनल सपोर्ट डिसाइड करो एंड देन रेस्पेक्टिव वैल्यू बताओ। रिकमेंडेड वैल्यू बताना है सबको। टेल मी। So my dear friends, what is this one? So here I can say one end is restrained in position. तो पोजीशन में रेस्टेंट तो एक ये है और एक ये भी है, एक ये भी है, दोनों ही पोजीशन में रेस्टेंट है। आगे क्या बोल रहा है? बट नॉट इन डायरेक्शन। तो ये वाला तो भाई डायरेक्शन में भी रेस्टेंट है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। दूसरे एंड पे क्या बोल रहा है? अदर एंड इज रेस्टेंट इन डायरेक्शन। रेस्टेंट इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में जो रेस्टेंट रहता है वो रोलर भी रहता है और फिक्स भी रहता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अदर एंड इज रेस्टेंट इन डायरेक्शन बट नॉट इन पोजीशन। ये वाला तो पोजीशन में भी रेस्टेंट है, ये वाला नहीं है। तो भाई कंडीशन ये बन गई। इसके रेस्पेक्ट में जो एल इफेक्टिव होता है दैट इज द 2.0 एल। एल इफेक्टिव इज द 2.0 एल। ये लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम है जो आपको दिया जाता है और सोल्व ऐसे ही करना जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखाया हूँ। अननेसेसरीली फालतू दिमाग मत लगाइएगा, है ना। जो चीज यहाँ पे बताई या सिखाई जा रही उसी को लेके करिए, आंसर एकदम करेक्ट आएगा और गलत नहीं होगा। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन जो जहां से ईएससी का बेसिक शुरू होता है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि ये वाली चीजें तो पूछी जानी है, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। ये तो हो सकता है कि मान लो कोई आसान पेपर बनाने का मूड हो जाए, बच्चों वाली चीजें देनी हो तो ये दे सकते हैं। बट नाउ बेसिक क्वेश्चन ऑफ द ईएससी। सो क्वेश्चन लिखिए, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि इफ आरसी कॉलम, आरसी माने रेनफोर्स कंक्रीट, आरसी कॉलम is attached with, RC column is attached with RC wall। wall का मतलब दीवार। if RC column is attached with RC wall then what is L effective? Then what is L effective? Tell
टेल मी क्या होगा इसका आंसर? सो में रटने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो कंसेप्ट क्लियर है। चलो बढ़िया भाई, खुद से ही बना लेते हैं कि केस का क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। शिवम का आंसर है 0.65, चंदन का आंसर है 2.0, प्रेमदत्त 0.65। मैं इसका आंसर का वेट करूंगा सबका। क्लास में जितने स्टूडेंट्स है हो गया, अर्जित बेसिक क्वेश्चन ऑफ द ईएससी या आईएएस आईएफएस वाली अगर बात करें तो बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। वो बड़ा सीधी बात करते ही नहीं करेंगे वो कभी भी। यहाँ पे एल इफेक्टिव हम लोग लिखते हैं के इंटू एल, और हाँ आप सबने जो आंसर दिया है वो कोई के का वैल्यू कुछ न कुछ लिखा है। एग्जामिनर ने क्या चेंज किया? एग्जामिनर ने इस एल को ही 0 कर दिया। कैसे? आरसी कॉलम इज अटैच विद आरसी वॉल। अगर आरसी का कोई भी कॉलम आरसी दीवार से जुड़ा हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, इसकी बकल्ड लेंथ कितनी होगी? अनसपोर्टेड लेंथ कितना होगा? 0, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलम जो है लेंथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि सपोर्टेड लेंथ है। तो इस कॉलम के लिए अनसपोर्टेड लेंथ जो होगी वो 0 है, यानी कि L 0 है। L 0 तो L इफेक्टिव 0, ये लो आंसर होगा 0। क्लियर है? सो आंसर इज द 0, राइट। चलिए तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, L इफेक्टिव इज 0 बिकॉज इन दिस अनसपोर्टेड लेंथ इज 0, अनसपोर्टेड लेंथ इज 0, अनसपोर्टेड लेंथ क्या होगा? 0 होगा। तो 0 के अलावा जिसका भी आंसर था वो सारे गलत है। तो उसमें अनसपोर्ट बक्कल नहीं करेगा तो अनसपोर्टेड लेंथ क्या बन गई? 0 बन गई। अगर उसी कॉलम को उठा के आप बीच में लगा दो तो वो कॉलम का जो क्लियर लेंथ है अनसपोर्टेड लेंथ होगा। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर ये आरसी वॉल की जगह मैं लिख देता हूं पार्टीशन वॉल, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे चेंज करना होगा कि भाई ये जो आरसीसी का कॉलम है वो कॉलम पार्टीशन वॉल से जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा? तब वही होगा जो रियल में है। पार्टीशन वॉल का कोई रोल नहीं होता है, पार्टीशन वॉल बाद में लगाई जाती है, ठीक है ना। दिस इज द नॉन लोड बियरिंग वॉल। आरसी वॉल जो होती है लोड बियरिंग वॉल होती है। इतना डेप्थ में तो नहीं जाना है, ये तो छोड़ो, ये इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। सो हियर दिस वन आंसर हो जाएगा 0। हिंज और एक रोलर का लेंथ देखो क्या है, एक हिंज और एक रोलर का वैल्यू क्या लिखा है? 2.0 तो लिखा है विशाल। एक हिंज और एक रोलर क्या हो जाएगा? 2.0 एल तो लिखा है टेबल में। चलिए ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है वो कॉलम को लेके बेसिक बातें कर ली, क्या होता है, कैसे होता है, एंड उसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, लेमडा क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट हो जाएगा डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, नेक्स्ट हो जाएगा डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। कॉलम में दो तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और एक लेटरल रेनफोर्समेंट यानी कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के रेनफोर्समेंट होते हैं। पहला हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और दूसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा दोस्तों मेरे पास दैट इज ए और बी से लिख लो इसको। तो पहला हो जाएगा ए इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में फर्स्ट हो जाएगा मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा ए एस मिन शुड नॉट लेस देन 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये हो जाएगा फॉर कॉलम, ये हो जाएगा कॉलम के लिए। अगर मुझे पेडेस्टल के लिए वैल्यू लिखना है, अगर मुझे पेडेस्टल के लिए वैल्यू लिखना है तो ये क्या हो जाएगा ए एस मीन जो होगा दैट इज शुड नॉट लेस देन 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर पेडेस्टल, फॉर पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के लिए जो वैल्यू रहता है दैट इज द 0.15% होगा। आरसीसी एरिया के लिए अगर आप देखें, आरसीसी के लिए अगर हम देखें, आरसीसी वॉल के लिए, सो दैट आल्सो दिस वन ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉल, ये वॉल हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, कॉलम का एरिया हो जाएगा, ये पेडेस्टल का एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉर आरसी वॉल, फॉर आरसी वॉल। तो ये तीनों के लिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम लोग अभी बात कॉलम की कर रहे हैं बट ये भी एग्जाम में पूछी हुई चीज है। तो कॉलम के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8%, पेडेस्टल के लिए 0.15%। कॉलम की बात कर रहा हूं तो कॉलम का एरिया, वॉल की बात कर रहा हूं तो वॉल का एरिया, पेडेस्टल की बात कर रहा हूं तो पेडेस्टल का एरिया एंड सो ऑन। दूसरा हो जाएगा मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, दूसरा हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। कॉलम के लिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या होगा, तो ये दिया जाएगा दैट इज ए एस मैक्स शुड नॉट मोर देन 6%। ये वैल्यू 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। व्हेन बार्स आर नॉट लेफ्ट 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, gross area when bars are not left, bars are not left, bars are not left and should not more than 4% of gross area when bars are left, bars are left। अगर आप बार को लेप नहीं करते तो 6% होगा। अगर बार को लेप किए हुए हैं, चाहे वो लेप स्प्लाइस से हो या वायर स्प्लाइस से हो, वेल्ड स्प्लाइस से हो या फिर मैकेनिकल से हो, यानी कि कपलर के द्वारा हो। और हम ये भी जानते हैं कि 32 से ज्यादा के लिए हम लोग वायर स्प्लाइसिंग नहीं करते हैं, फिर वो वेल्ड स्प्लाइसिंग में चले जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके का स्प्लाइसिंग अगर कर रहे हैं, तीनों में से किसी में भी अगर आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो फिर 4% से ज्यादा नहीं होगा। और अगर ओनली एक ही रेनफोर्समेंट लगा है, मतलब स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, तो आप 6% ले सकते हो। एग्जाम के अंदर कौन सा सही मानेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो फिर हम लोग ये 6% लेके बात करेंगे। सो दिस इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट। ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टील के लिए पहला हो गया मिनिमम रेनफोर्समेंट, दूसरा हो गया मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, तीसरा हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ द बार, तीसरा हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ द बार, मिनिमम नंबर ऑफ बार। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार के लिए अगर मान लीजिए मेरे पास में रेक्टेंगुलर कॉलम है, हियर इट इज, तो इसमें
4 बार दी जाएगी। रेक्टेंगुलर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा 4। सर्कुलर कॉलम के लिए अगर है तो इसमें हो जाएगा 6। सर्कुलर कॉलम के लिए ये हो जाएगा दैट इज द 6। ऑक्टागोनल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऑक्टागोनल है तो ऑक्टागोनल शेप के लिए ये हो जाएगा दैट इज द 8। ये हो जाएगा 8। तो कॉलम अगर कुछ ऐसा बना हुआ है सो ऑक्टागोनल कॉलम शेप के लिए वैल्यू हो जाएगा 8। सो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द बार। ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज 4th पॉइंट दैट इज द मिनिमम बार डाया। मिनिमम बार डाया दैट बार डाया 5 min जो रहता है 5 min जो रहता है दैट 5 min शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको मैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mm। कम से कम बार डाया जो हम लोग कॉलम में यूज करेंगे दैट इज द 12 mm। दैट इज द 12 mm। नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज 5th पॉइंट मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग तो ये हो जाएगा SV दैट शुड नॉट मोर देन 300 mm। चाहे किसी भी काइंड का रेनफोर्समेंट हो, शियर हो, वर्टिकल स्टिरअप हो, इंक्लाइंड स्टिरअप हो, या मेन रेनफोर्समेंट हो, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हो, शियर रेनफोर्समेंट हो, कोई सा भी रेनफोर्समेंट हो 300 से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं देंगे। चलिए नोट करिए इसको। दूसरा आता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को लेके। तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्यों दिया जाता है और क्या किस वजह से देते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट तो ये पहला तो आ जाएगा इसके अंदर वाई प्रोवाइड। वाई प्रोवाइड ये क्यों देते हैं। चलो तो पहले इसको समझ लेते हैं। बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। ये मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक कॉलम है, हाँ कॉलम ऐसे, ये इज द कॉलम, ये कॉलम ध्यान से सुनना, ये कॉलम सेक्शन है। इस कॉलम सेक्शन में मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है वो रेनफोर्समेंट दे दिया। सपोज करिए रेनफोर्समेंट दे देते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील मैंने दे दिया। एक स्टील यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एंड तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। ये 4 बार मैंने दे दी। ये 4 बार जो है मैंने इसमें प्रोवाइड कर दी। अगर मैं लेटरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट अगर नहीं लगाता हूं तब उस केस में क्या हो जाएगा, तब उस केस के अंदर ये जो बार है वो आसानी से बक्कल कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबाई की है और डाया 12 mm, 16 mm, 20 mm का देते हैं। कॉलम की लेंथ 3 मीटर 4 मीटर है तो बड़े आसानी से बक्कल कर सकती है बहुत कम लोड पे। तो एक तो मुझे इस बार के बकलिंग को रोकने के लिए, इट इज कॉल्ड प्री मेच्योर बकलिंग। मेच्योर होके फेल होना मतलब पूरी कैपेसिटी तक यूज करके फेल होना, लेकिन अगर उससे पहले फेल हो जाए तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर बकलिंग। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा प्री मेच्योर बकलिंग को रोकना। दूसरा, अब इसको रोकने के लिए हम क्या इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमने जो है वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया। हियर इट इज नोन एज द लेटरल रेनफोर्समेंट।
ये आ जाएगा हमारे पास में लेटरल रेनफोर्समेंट। तो जैसे ही मैं लेटरल रेनफोर्समेंट दे देता हूं दोस्तों, तब उस केस में क्या होगा कि भाई इसके बीच में जो कंक्रीट है, ये वाली जो कंक्रीट है, वो कंक्रीट क्या हो जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी, पेक हो जाएगी। पेक हो जाएगी तो ज्यादा बढ़िया से लोड ले पाएगी। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील के प्रीमेच्योर बकलिंग को रोकने के लिए, कंक्रीट को कन्फाइन करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर मैं ये लेटरल टाई नहीं लगाता हूं तो ये चारों बार इधर उधर जा सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील को अपनी जगह होल्ड करने के लिए प्रीमेच्योर बकलिंग को रोकना, कंक्रीट को कन्फाइन करना, पेक कर देना, और लॉन्गिट्यूडनल स्टील को अपनी जगह बनाए रखना। चौथा ये कि जब मैं पेरीफेरी पे अगर स्टील लगा रहा हूं तो शियर या टोर्सन आएगा तो उसको रोक लेगा। शियर या टोर्सन अगर आता है तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट होगा उसको ये प्रिवेंट कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? तो पहले तो इसके पॉइंट लिखो क्यों दिए जाते हैं। पहला इसका पॉइंट लिखिए क्यों दिए जाते हैं। तो पहला होगा टू प्रिवेंट द premature buckling of to prevent the premature buckling of longitudinal bar, premature buckling of longitudinal bar। दूसरा हो जाएगा टू कन्फाइन द कोर कंक्रीट, इसको कोर कंक्रीट बोला जाता है। ये हो जाएगा कोर कंक्रीट, मुख्य कंक्रीट। टू कन्फाइन द कोर कंक्रीट, कन्फाइन द कोर कंक्रीट। तीसरा पॉइंट टू होल्ड द longitudinal bar on its position, to hold the longitudinal bar on its position on its position तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा, टू रजिस्ट द shear or torsion if any, shear or torsion if any। अगर शियर और टोर्सन होता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए ये दिया जाता है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बेसिकली दो तरीके का होता है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बेसिकली दो तरीके का होता है, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का? तो ये हो जाएगा मेरे पास, एक तो होगा दो टाइप का होता है। अगर मैं इसका टाइप देखता हूं तो टाइप हो जाएगा, पहला हो जाएगा हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्समेंट, और ये आ जाता है। दूसरा हो जाएगा लेटरल टाई, दूसरा आ जाता है लेटरल
लेटरल टाई सर्कुलर शेप में भी हो सकती है, तो इस शेप में भी हो सकती है, कैसा भी शेप हो सकता है इसका, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई इसके अंदर मेरे पास, अच्छा एक चीज बताओ, आगे की बातें बाद में करेंगे, पहले यही से सोच के बता दो, दोनों में से हेलिकल और लेटरल में से कौन सा रेनफोर्समेंट कंक्रीट को अच्छे से पैक करेगा, ये वाला, ये दोनों एक ही हैं, बताइए कौन सा करेगा, टेल मी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हेलिकल वाला जो है कंक्रीट को मोर कन्फाइन करेगा रादर देन द लेटरल टाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, डायग्राम की जगह छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहला हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज बाय 5% with helical reinforcement, ठीक है। दूसरा हो जाएगा with helical reinforcement the core concrete will be in triaxial compression, चारों साइड से ये तीनों जो है हर तरीके से पैक रहती है, तो ये ट्राइएक्सियल कंप्रेशन में होती है। हेलिकल रेनफोर्समेंट इंड्यूस द डक्टिलिटी इन द बीम, ductility in the beam column, so it is used in earthquake resisting structure, earthquake resisting structure। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पहला अगर इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा डाया ऑफ हेलिकल और लेटरल टाई। डाया की बात करें दैट इज द फाइटी, सो फाइटी is the maximum of phi longitudinal maximum divided by 4 or 6 mm, कम से कम 6 mm का देना ही देना है हमें, और ये हो जाएगा फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 4। तो ये हेलिकल और लेटरल टाई दोनों के लिए कॉमन है। अगर मैं स्पेसिंग की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्पेसिंग SV, स्पेसिंग और पिच, दोनों एक ही बोल सकते हैं, स्पेसिंग और पिच। तो इसको मैं SV से डिनोट कर देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहला हम देख लेते हैं फॉर लेटरल टाई के लिए जो SV दिया जाता है, SV शुड नॉट मोर देन मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन least lateral dimension 16 into 5 longitudinal minimum or 300 mm
एक और प्रोविजन भी है 48 इंटू डाया ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, बट वो जनरली ज्यादा ही रहता है, इसलिए हम लोग उसको नोट नहीं कर रहे, बट ये भी रहता है 48 इंटू डाया ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। दूसरा हो जाएगा दैट इज फॉर स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम देखें, सो हियर इज द कॉलम सेक्शन, और इसमें जब हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं कुछ ऐसे, सो दिस इज नोन एज द पिच, ये आ जाएगा पिच। तो ये पिच का जो वैल्यू होगा, दैट पिच शुड नॉट मोर देन डीसी कोर डाया बाई 6, डीसी मोर कोर डाया बाई 6, कोर डाया ऑफ कॉलम, कोर डाया बाई 6 should not more than 75 mm, should not less than 25 mm and should not less than 3 into 5t, जो हमने यहाँ पे निकाला है, नोट करिए। यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, अभी 11:22 हुए हैं, 3 मिनट आपको लिखने के लिए हैं, एंड देन विल टेक द 10 मिनट ब्रेक। तो यहाँ से ब्रेक स्टार्ट होता है, उसके बाद में हम लोग आगे का पोर्शन जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी कितना है, 11:22 और 3:25 और 10:33, तो 11:35 के लगभग मिलते हैं, ओके। पॉइंट हमने लिखे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर अभी तक कंप्रेशन मेंबर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी स्टेट पीएसयूज हैं और जेईएन वगैरह में, तो 60 से 70% प्रॉब्लम्स यही पूछी गई है। अब जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज द डिजाइनिंग को लेके, एंड कुछ और पॉइंट हैं जो एलएसएम को लेके हम बात करेंगे, तो वो भी एडिशनली पूछे गए हैं, बट वो रिमेनिंग 30% में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो पूछा गया वो इसी पोर्शन से, तो आपको ध्यान रखना है। इसी पोर्शन का मतलब अभी तक जो हमने किया उसको लेके, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम लोग डिजाइनिंग कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, एक्सियली लोडेड, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डिजाइन ऑफ कॉलम ज्यादा बेटर होगा, डिजाइन ऑफ कॉलम बाय WSM। हम WSM से बात कर लेते हैं सबसे पहले, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द LSM से हम लोग सेपरेटली बात कर लेंगे। पहला हो जाएगा इसके अंदर, दैट इज डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम,
डिजाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम। अब अगर मैं एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम की बात करता हूं तो क्या होगा, देखिए सपोज करिए ये आपके पास में हो जाएगा, दिस इज द कॉलम सेक्शन, इन दिस द स्टील एंड द कंक्रीट, दोनों इसके अंदर है, दिस इज द स्टील एंड स्टील, ये हो जाएगा कंक्रीट, ये हो जाएगा कंक्रीट। तो अगर मान लेते हैं इस कॉलम पे टोटल लोड अगर P लग रहा है, टोटल लोड अगर P लग रहा है, और ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू टोटल लोड जो अगर लग रहा है दैट इज द P, और ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू PS प्लस PC। PS हो जाएगा लोड कैरिड बाय स्टील, दैट इज PS हो जाएगा लोड कैरिड बाय स्टील, एंड PC हो जाएगा लोड कैरिड बाय कंक्रीट, लोड कैरिड बाय कंक्रीट। अब अगर मैं स्ट्रेस को लिखता हूं तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए, यानी कि P इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा होगा। अगर मैं स्टील के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज AS इंटू सिग्मा S, और अगर कंक्रीट के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा PC इज इक्वल टू AC इंटू सिग्मा C। दिस इज द वन। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, इन दोनों को उठा के अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो भाई मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू AS इंटू सिग्मा S प्लस AC इंटू सिग्मा C। अब अगर मुझे कॉलम की स्ट्रेंथ लिखना है, चूंकि कंप्रेशन में है, तो ये हो जाएगा ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, एंड द स्ट्रेस इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि भाई स्टील और कंक्रीट कंप्रेशन में है या नहीं, क्योंकि ये एक्सियल लोडेड कॉलम में तो दोनों कंप्रेशन में ही होंगे। बट यहाँ पे सिग्मा SC और सिग्मा CC लिखना जरूरी है, कारण अगर मैं बीम को लेके डिजाइन करता हूँ WSM से, तो वहां पे मैं लिखता हूँ सिग्मा ST, और कंक्रीट के लिए लिखता हूँ सिग्मा CBC। अगर मैं बीम के लिए बात करूँ उसका डेरिवेशन करता हूँ, चूंकि यहाँ पे कॉलम है और कॉलम पे एक्सेली लोड आता है, और एक्सेली लोड के अंदर इसकी जो स्ट्रेस होती है वो अलग होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में वैल्यू, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम, दैट इज द P, जिसको हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम, ये शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ होगी, शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ होगी। जहां पे यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो सिग्मा CC हो जाएगा, सिग्मा CC हो जाएगा दैट इज permissible axial compressive stress in concrete, axial compressive stress of concrete, जिसका वैल्यू आप जानते हैं ये लगभग बराबर रहता है FCK बाई 4 से। सिग्मा CBC जो वैल्यू आता है वो FCK बाई 3 से आता है, और ये वैल्यू आता है FCK बाई 4 से। क्लियर है। देन सिग्मा SC हो जाएगा दैट इज सिग्मा SC हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस, ये हो जाएगा दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, परमिसिबल एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील, और इसका जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे पास में मान लीजिए Fe 250 है, तो इसके लिए सिग्मा SC का वैल्यू हो जाएगा दैट इज द 140 मेगा पास्कल। Fe 415 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज 190 मेगा पास्कल। एंड Fe 500 यूज करते नहीं है, Fe 500 के लिए कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हम लोग यूज करते भी नहीं है, नो यूज, ठीक है ना, नो यूज, ये यूज नहीं होता है। सो दिस इज द वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम, दिस इज द एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम। दिस वैल्यू इज द 130, नॉट 140, दिस इज द 130, दिस वैल्यू इज द 130। तो ये वैल्यू है आपके पास में क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम।
अब यहाँ पे हम लोग ये अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि लॉन्ग कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है शॉर्ट कॉलम के कंपैरिजन में कम होती है। होती नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग कॉलम के अंदर सिलेंडर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, शॉर्ट कॉलम में सिलेंडर इफेक्ट नहीं आता है। तो लॉन्ग कॉलम के लिए अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना है WSM से, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है एक रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिडक्शन ही क्यों, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में सिलेंडर इफेक्ट आता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, राइट। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम लिखना है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम अगर लिखना है तो ये हो जाएगा दैट इज ए रिडक्शन फैक्टर that is the CR is applied to strength of short column। शॉर्ट कॉलम की जो हमने स्ट्रेंथ लिखी है उस कॉलम की स्ट्रेंथ पे हम लोग क्या करेंगे, CR अप्लाई कर देंगे। that CR value is 1.25 minus L effective upon 48B। B is the least lateral dimension, यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए। अब यूनिफॉर्म सेक्शन कौन से, तो यूनिफॉर्म सेक्शन हो जाएगा मेरे पास रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर। अगर ऐसे कोई कॉलम इन क्रॉस सेक्शन है तो उसके लिए हम लोग दिस वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B। अगर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन आ जाता है तब क्या करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन आ जाता है तब क्या हो जाएगा, दैट इज CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 160 I मिनिमम। ये हो जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए, अगर आप कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं तो उसके अंदर बेसमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कॉलम जो है ऐसे भी मिल जाएंगे, L शेप के कॉलम भी मिल जाएंगे, T शेप के कॉलम भी मिल जाएंगे, प्लस शेप के कॉलम भी मिल जाएंगे। प्लस शेप के कॉलम भी जो है आपको मिल सकते हैं। सो अगर मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन आता है कुछ ऐसा, तब उस केस के अंदर हम लोग जो है ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। और यहाँ पे जो I मिनिमम लिखा गया है, दैट I मिनिमम इज दैट इज अंडर रूट ऑफ I min बाई एरिया। I min हो जाएगा, I min होगा यहाँ पे, I min इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मीन्स अगर मुझे स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम लिखना होगा देन व्हाट विल आई डू, तब ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू CR सिग्मा SC इंटू AS प्लस सिग्मा CC इंटू SC। So by this we can calculate the strength of long column by WSM। और ये वैल्यू आपसे ये वाला अक्सर पूछा गया है अच्छे एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है ये। So this is the strength of column by WSM, नोट करो।
पूछा जाता है, इसमें ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WSM को लेके इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए एग्जाम के अंदर, बट ओनली ये फैक्टर जो है कॉमन है LSM और WSM दोनों में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर डिजाइन ऑफ कॉलम बाय LSM, डिजाइन ऑफ कॉलम बाय LSM लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा। इसको लेकर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इवन इसके अजम्पशंस भी एग्जाम के अंदर आ रखे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर सब हेडिंग हो जाएगा दैट इज द अजम्पशन। अजम्पशन अब अजम्पशन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि सारे आपको पता है तो गलत नहीं होगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के। तो क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। तो मैं ये जानता हूं दोस्तों कि भाई मेरे पास में मैं LSM से डिजाइन कर रहा हूं और मैं लॉन्ग कॉलम की बात कर रहा हूं, तो दिस इज द कॉलम। जो चीज यहां समझा रहा हूं उसी चीज को मैं यहां लिखाऊंगा, तो समझ लो आसान है, सारे अजम्पशन आपको पता है। अगर ये लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम होगा तो क्या होगा, जैसे आप इस पे लोड लगाओगे ये कॉलम कुछ ऐसे क्या कर जाएगा, बक्कल कर जाएगा। जैसे बक्कल करेगा तो दिस बिकम द सेंट्रल एक्सिस या न्यूट्रल एक्सिस। इसके इधर कंक्रीट कंप्रेशन में, इसके इधर कंक्रीट क्या हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। तो किसी भी एक सेक्शन पे दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस आ रही है, तो फिर कौन सा अजम्पशन लगेगा, पहला वाला अजम्पशन। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यहाँ पे बेंडिंग की जगह बकलिंग आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज आ जाएगी। तो पहला अजम्पशन तो एज इट इज है, प्लेन सेक्शन वाला वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग तरह की स्ट्रेस दे रहा है। दूसरा अजम्पशन अगर हम देखें तो जब मेरे पास में लॉन्ग कॉलम बकल कर गया यानी कि बेंडिंग में आ गया, तब उस केस में मेरे पास जो डायग्राम होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, वो ऐसा कुछ होगा। Here it is, this is the stress, this is the strain, and यहाँ पे वैल्यू जो होती है that is the 0.0035 और यहाँ पे वैल्यू होता है that is the 0.002 एंड यहाँ पे वैल्यू होता है स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है 0.45 FCK। यही होता है। LSM की बात करें तो बेंडिंग के अंदर यही डायग्राम होगा। तो दूसरा जंक्शन होता है कि भी मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट that is the 0.45 FCK, 0.45 FCK। तीसरा हो जाएगा कि जब यहाँ पे क्रैक हो चुका है, तो यहाँ पे कंक्रीट को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। टेंशन में कंक्रीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक वही है जो हमने वहां लिखा है। चौथा, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगी कंक्रीट में, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगी दैट इज द 0.002। एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगी, दैट इज द 0.002। ये भी हम लोग जानते हैं। नाउ अब ये दो अजम्पशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं कि 0.0035 कब लेते हैं, जब मेरे पास में क्रैक पूरी तरीके से आ जाता है। क्रैक आने का मतलब है मैंने यहाँ पे टेंशन पूरी तरीके से कंसीडर कर लिया है। तो अगर आप कॉलम पे लोड लगाते हैं, लॉन्ग कॉलम पे जब आप लोड लगाते हैं, लोड लगाने से उस कॉलम के अंदर टेंशन आप 100% कंसीडर कर रहे हैं। टेंशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तब उस केस में कंक्रीट के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेन जाएगी दैट इज द 0.0035। टेंशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा 0.0035। क्रैक, टेंशन माने क्रैक को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो मान लीजिए मेरे पास में कॉलम ये है और अगर ये कॉलम इतना बक्कल करता है तो क्रैक आता है, तब मैं वैल्यू लूंगा 0.0035। लेकिन मैंने कॉलम को इतना बक्कल ना करके थोड़ा सा ही बक्कल, इधर देख लो, अगर इतना बक्कल करता हूं तो क्रैक आता है। मैंने इतना बक्कल ना करके इतना ही किया, क्रैक नहीं हुआ। लेकिन क्रैक नहीं हुआ तो मैं अगर टेंशन को कंसीडर नहीं करूंगा, नॉट कंसीडर, अगर मैं टेंशन को कंसीडर नहीं करता हूं तो ये जो स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा पक्का इससे तो लेस होगा, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज द 0.0035 माइनस कुछ ना कुछ होगा। कितना होगा वो भी हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो आपको ये सारे अजम्पशंस पता है एक्सेप्ट इस लास्ट वाले अजम्पशन को छोड़ के, तो यही हमें इसमें लिखना है। तो सबसे पहले पहला अजम्पशन लिखिए,
plane section normal to axis, plane section normal to axis, plane section normal to axis remain plane, plane section normal to axis remains plane after bending, after bending, after bending, plane section normal to axis remain plane after bending, after bending। मतलब क्या हो गया, इस अजम्पशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, तो ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। इस अजम्पशन का मतलब क्या हो गया, द स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। नाउ दूसरा अजम्पशन, दूसरा अजम्पशन, डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट is 0.45 FCK, design stress in concrete that is 0.45 FCK, 0.45 FCK and draw this diagram, and ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये वाला ड्रॉ कर लीजिए साथ में, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई ये वैल्यू आया क्या है। तो दिस इज द 0.45 FCK, this is the 0.002 and this value is the 0.0035, so here is the strain। draw this diagram and you know each and every point of this diagram we have discussed, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हमने सारा इसमें डिस्कशन किया था। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वाला, तीसरे में हमने क्या किया, हाँ कंक्रीट को इग्नोर करना है। तीसरा लिखिए अजम्पशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। चौथा जंक्शन 0.002 के लिए ये क्या होता है, इट इज मैक्सिमम बेंडिंग, इट इज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट इज द 0.002। तो ये चौथा जंक्शन लिखो, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन, मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन in concrete, in concrete maximum axial compressive strain, axial compressive strain in concrete, in concrete is 0.002, is 0.002। नेक्स्ट अजम्पशन, जो भी नंबर है आप उसको लगा लीजिएगा। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, नेक्स्ट अजम्पशन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट when concrete is subjected to, concrete is subjected to, concrete is subjected to axial compression and bending, concrete is subjected to axial compression and bending, subjected to axial compression and bending, and bending, and bending, comma, and अब इसके दो सब पॉइंट लिख लेते हैं। मैं पांचवा और छठे जंक्शन को दोनों को शामिल कर लेता हूं।
when tension is considered, when tension is considered, इसका सब पॉइंट करके लिखना है, and when tension is considered, tension is considered, तब उस केस में स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा 0.0035। अगर मैं टेंशन को कंसीडर कर रहा हूं, माने क्रैक कंसीडर कर रहा हूं, तो वैल्यू हो जाएगा 0.0035। दूसरा हो जाएगा व्हेन टेंशन इज नॉट कंसीडर्ड, टेंशन इज नॉट कंसीडर्ड, अंडरलाइन करिए, नॉट कंसीडर्ड, तब उस केस में स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू दैट इज 0.0035 माइनस 0.75 इंटू स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन फाइबर, स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन strain at least compression fiber, strain at least compression fiber। strain at least compression fiber, तो ये आपको याद रखना है अलग से। अच्छा, ये एप्सिलॉन एससी का वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग एप्सिलॉन एस नो एप्सिलॉन सी हो गए, एससी नहीं, एप्सिलॉन सी का वैल्यू है ये। तो अगर आप कंक्रीट में टेंशन कंसीडर कर रहे हैं देन वैल्यू इज द 0.0035, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें से कम ही होगा, दैट वैल्यू इज द लेस, इतना वैल्यू लेस हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से अगर मैं मोटा मोटा अगर बात करूं तो स्ट्रेन इन कंक्रीट, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि आप चाहो तो लिख भी सकते हो, स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन कंक्रीट। अब कंक्रीट में मेरे पास में कितनी तरह की स्ट्रेन आ गई, अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो पहला हो जाएगा जैसे मेरे पास एक्सियल कंप्रेशन में दैट इज 0.002, बेंडिंग कंप्रेशन में दैट इज द 0.0035, श्रिंकेज के अंदर तो 0.0003, और अगर मैं कॉलम के लिए कर देता हूं, कॉलम when tension not considered, तो ये हो जाएगा 0.0035 माइनस 0.75 स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेशन फाइबर, इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन एल सी एस, लीस्ट कंप्रेशन फाइबर। ये चार वैल्यूज जो हैं कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन को शो कर रही है, और ये आपको अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये वैल्यू हम लोग जो है वो ध्यान रखना है, मिक्सअप नहीं करना है। रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर, राइट। सो दीज आर द स्टेटमेंट जो ध्यान रखना है। कोई डाउट इसमें किसी को? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो पहला जंक्शन हमने क्या लिखा, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला जंक्शन क्या लिखा, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, तो पहला ये हो गया। दूसरा हमने लिखा डिजाइन स्ट्रेस इन कंक्रीट दैट इज इक्वल टू 0.45 एफसी के, और उसके बाद में डायग्राम बना लिया था। तीसरा जंक्शन हमने लिखा था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, वो हमने लिख लिया था। चौथा हमने वैल्यू लिखा था इसके लिए मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट दैट इज 0.002। फिर हमने पांचवे और छठे को एक साथ कंबाइंड करके बोल दिया, क्या बोला, when the maximum strain in concrete when the column is subjected to axial compression and bending, ये दोनों लग रहे हैं। एंड अब क्या मान रहा हूं मैं, when tension is
टेंशन इज कंसिडर्ड द वैल्यू इज 0.0035। दूसरा छठा जंक्शन मैंने इसी के अंदर शामिल कर लिया ताकि मिक्सअप ना और अलग से रटना ना पड़े। व्हेन टेंशन इज नॉट कंसिडर्ड, दोनों चीजें कॉमन है। जब टेंशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं देन द वैल्यू इज, वेयर इज द वैल्यू, हियर इज द वैल्यू 0.0035 माइनस 0.75 into strain at least compression fiber, right? So this is the way by which we can ये हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। चलो कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये वैल्यू आया कैसे, तो वो आपके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें जा भी नहीं रहा। सो दिस इज द अजम्पशन। अब आगे की बात। अगर मैं एक्सेली लोडेड कॉलम की बात करता हूं दोस्तों, तो एक्सेली लोडेड कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो सपोज करिए मेरे पास में कोई भी एक सेक्शन है, मान लो मैंने स्क्वायर कॉलम ले लिया। सो हियर इज द स्क्वायर कॉलम, और इस स्क्वायर कॉलम में अगर मैं देखता हूं तो भाई मेरे पास में ये आता है, दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि अगर ये एक्सिस एग्जैक्टली, अगर लोड का वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा तो ही मैं जो है इस कॉलम को एक्सेली लोडेड बोल सकता हूं। अगर लोड का सीजी और मेंबर का सीजी दोनों एक साथ अगर कोइंसाइड करते हैं तो ही एक्सेली लोडेड माना जाता है, तो ही हम लोग एक्सेली लोडेड मानते हैं। एक्सेली लोडेड क्या करते हैं, मानते हैं। बट हम अच्छे से जानते हैं कि साइड के ऊपर बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। हमने कॉलम को ये बोला कि भी परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, बट हम अच्छे से जानते हैं हल्का सा इसमें बो नेचर यानी कि कर्व्ड नेचर रह जाता है। अब ये कर्व्ड नेचर ह्यूमन एरर की वजह से मान लो, मटेरियल की इनएफिशिएंसी की वजह से मान लो, राइट। कंक्रीट अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हुई तो वॉइड रेशियो रह जाएगा, वॉइड होगा तो फिर कॉलम जो है वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। दूसरा, हमने जब इसको डिजाइन किया तो हमने क्या बोला कि इस कॉलम पे चारों साइड, मान लीजिए इस कॉलम पे चारों साइड बीम जा रही है। जब चारों साइड बीम जा रही है तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस लोड इज एक्टिंग एट द हियर, ये हमने थ्योरेटिकली बात करी और हमने इन बीम को प्रॉपर डिजाइन करके दे दिया कि भाई अगर आप ये रेनफोर्समेंट देंगे तब उस केस में जो भी लोड होगा उसका सीजी यहां पे आ जाएगा। अगर साइड के ऊपर बाय द वे रेनफोर्समेंट उतना प्लेस नहीं किया गया जितना डिजाइन के अंदर बोला गया है, या कुछ वेरी कर गया, चाहे वो मटेरियल रेनफोर्समेंट हो या कंक्रीट हो, एनीथिंग, इन दैट केस the CG of the load may shift either here, anywhere it can be। अगर लोड का सीजी मेंबर के सीजी से अगर कहीं पे भी वेरी कर जाता है तब उसमें इसेंट्रिसिटी होगा एंड द कॉलम विल टिल्ट लाइक दिस, कॉलम टिल्ट हो जाएगा यानी कि बक्कल कर जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, मोमेंट आ जाएगा। बट मोमेंट के लिए हमने रेनफोर्समेंट दिया ही नहीं है, तो ये पॉसिबल हो सकती है। जब इस कॉलम को डिजाइन किया गया देन इट वाज अज्यूम्ड दैट the placement of the live load is occur maximum at here and here। At this position of the live load we designed the beams and the column assuming that the live load will maximum occur at this position, but at the site there is possibility that the position of live load may vary। In that situation the CG of the load will displace its position। इसकी पोजीशन को क्या करेगा, ये बदलेगा। जैसे CG of the load अपना पोजीशन जो है डिस्प्लेस करेगा, it means the eccentricity will occur। When the eccentricity occur, in that case the moment also occur। इसके अलावा क्या रह सकता है, हमने ये बोला कि भी हमारे पास में लेमडा जो रहता है that if less than that 12, in that case we'll consider the short column, consider the short column।
अगर मेरे पास लेमडा का वैल्यू 11 आ जाता है तब भी हम इसको शॉर्ट कॉलम को लेकर डिजाइन करेंगे. बट द पॉइंट इज दैट एट द साइट या इन द रियल सिचुएशन इफ लेमडा इज क्लोज टू द लिमिट, इन दैट केस मे बी, चाहे वो मेटेरियल की एफिशिएंसी की वजह से हो, लाइव लोड की पोजीशन की वजह से हो, ह्यूमन एरर हो, कंस्ट्रक्शन एरर हो, या कुछ भी और पैरामीटर हो, इन सब की वजह से अगर आप लेमडा को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर इफेक्ट होगा तो इसका इफेक्ट यहां पे भी आएगा, तो अगर अगर मैं लेमडा को अंडर एस्टिमेट कर लेता हूं, इन दैट केस द एसेंट्रिसिटी में अकर, यानी कि मोमेंट आएगा ही आएगा. तो अगर मोमेंट आता है तो फिर उसको हम लोग एक्सियली लोडेड की तरह ना डिजाइन करके इसेंट्रिक कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे, इसेंट्रिक लोडेड कॉलम की तरह डिजाइन करेंगे. वो आपके सिलेबस में नहीं है. WSM नॉर्मली इस चीज को लेके कोई ज्यादा बड़ी बातें करता नहीं है. कारण ये है क्योंकि उसने जो मटेरियल की प्रॉपर्टी यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस जो यूज किया है, दैट वाज द 1/4 ओनली. सो इट सिंपली सेज ओके, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो भी जाता है, अगर लोड का पोजीशन यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, देन ओके, मटेरियल है यहाँ पे दैट हैव मोर रिजर्व्ड स्ट्रेंथ, सो वो लोड ले सकता है, कोई इश्यू है नहीं. बट पॉइंट इज दैट जब मैं LSM को लेके डिजाइन कर रहा हूं और LSM जो है वो मटेरियल की लगभग पूरी प्रॉपर्टी यूज कर लेता है, इन दैट सिचुएशन we have to be consider the each and every parameter. और हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर लोड का वैल्यू इसके अलावा और अगर कहीं लगा तो इसमें मोमेंट आएगा, और जहां पे मोमेंट आएगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, पक्का होनी है. तब LSM बोलता है कि भाई साइट के ऊपर ये जो सारी चीजें बोली गई है ये होगी ही होगी, ये मान के चल रहा है LSM, दैट डेफिनेटली विल अकर. तो जब ये हम लोग ये सारी प्रॉब्लम को साइट के ऊपर लेके चल रहे हैं कि भाई ये होगी ही होगी, तो LSM ये कहता है कि आप हर एक कॉलम को क्या करिए, मिनिमम इसेंट्रिसिटी को लेके डिजाइन कर लीजिए. मिनिमम इसेंट्रिसिटी का मतलब है अगर लोड का पोजीशन इस वाले ब्लॉक में अगर कहीं पे भी लगा होता है, कहीं पे भी लगा होता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई ये कॉलम एक्सियली लोडेड विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, जो कि कोड ने अलाउ कर रखा है. रिपीट कर देता हूं, अगर लोड का पोजीशन इस वाले ब्लॉक में कहीं पे भी लगा है, डायमेंशन क्या होगी वी विल सी, इस वाले ब्लॉक में अगर कहीं पे भी लगा है तो हम लोग उसको एक्सियली लोडेड कॉलम मानेंगे, बट विथ द मिनिमम इसेंट्रिसिटी. ठीक है ना. तो हम लोग एक्सियली लोडेड कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी को पहले से मान के चल रहे हैं ड्यू टू दिस फैक्टर्स. तो हम लोग एक्सियली लोडेड कॉलम इसमें LSM में डिजाइन करते हैं विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्राइटेरिया को लेके ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स. नाउ द पॉइंट इज दैट कि अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मान लीजिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा PU min, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का लिखा है. अगर लोड का वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे अगर कोइंसाइड कर जाए तो ये आ जाएगा PU अल्टीमेट. तो इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? तो सर इसमें तो कहना ही क्या है, अगर CG लोड का CG और मेंबर का CG अगर यहाँ पुट कर गया तब तो मैक्सिमम को लेके ही बात होगी, और ये मैक्सिमम ही होगा. अगर मोमेंट आ गया मतलब इसेंट्रिसिटी आ गई तो मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा तो कैपेसिटी कम होगी. तो जब LSM मिनिमम इसेंट्रिसिटी को लेके पहले ही बात कर रहा है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी डेफिनेटली इससे लेस होगी. जो कोड पहले से अलाउ कर रहा है कि इतना लेस लेके तुम डिजाइन कर लो. व्हाई? बिकॉज दिस फैक्टर विल अकर, जो हमने बात करी है. तो IS 456 के करस्पॉन्डिंग हमें हर कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना होगा LSM के अंदर. WSM नहीं बोलता है. ओके, नॉट ए बिग इश्यू, राइट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी.
नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड पॉइंट इसमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी, हेडिंग लगाइए। तो ये हो जाएगा ई मीन, ये हो जाएगा ई मीन। तो इसमें लिखो, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, एवरी कॉलम सो नॉट, इसमें आगे लिख लो, एज पर आई एस 456, एज पर आई एस 456 2000, every column must be designed, every column must be designed, every column must be designed, every column must be designed with the minimum eccentricity, every column must be designed with the minimum eccentricity. लिखो इसको, थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा इसको। ई एच मीन दिया जाएगा मैक्सिमम ऑफ L/500 प्लस B/30 और 20 mm
विच एवर इज द मैक्स, तो जो भी इसमें मैक्सिमम होगा उसके रिस्पेक्ट में ई एक्स मीन आ जाएगा। एंड ई वाई मीन इज द मैक्सिमम ऑफ एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 और 20 mm विच एवर इज द मैक्स। तो करस्पॉन्डिंगली हम लोग जो है वैल्यू बता देते हैं। एंड सर्कुलर कॉलम के लिए ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एल ई बाई 300 और 20 mm। ठीक है, तो अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे क्या देख लेते हैं, ई एक्स मीन अगर लेस देन है 0.05 बी से और ई वाई मीन लेस देन है 0.05 डी से, दोनों ही अगर लेस देन है तो ये हो जाएगा एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम, ये हो जाएगा एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अगर इन दोनों में से ई एक्स मिन ग्रेटर देन है 0.05 बी से, या दोनों और लिख रहा हूं, या तो ये या फिर ये, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, ई वाई मिन ग्रेटर देन 0.05 डी, या अगर ये हो रहा तो फिर ये नहीं होगा, ये हो रहा तो फिर ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक, एनी वन, मैं यहां पे लिख देता हूं एनी वन एक्सीड द लिमिट। एक कोई अगर कर रहा है तो उसको बोला जाएगा यूनिसेंट्रिक लोडेड कॉलम, तो उसको बोला जाएगा यूनिसेंट्रिक लोडेड कॉलम। अगर दोनों ही एक्सीड कर रहे हैं, ई एक्स मीन ग्रेटर देन 0.05 पी और एंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंड ई वाई मीन दिस आल्सो ग्रेटर देन 0.05 डी, बोथ एक्सीड, तब उस केस में ये हो जाएगा बाइसेंट्रिक लोडेड कॉलम। ठीक है, तो ये आपके पास में, और इन योर सिलेबस दैट ओनली दिस वन इज पार्ट, ये आपके पार्ट में है, तो ये ध्यान रखना है, यूनिसेंट्रिक और बाइसेंट्रिक नहीं है, तो ये लिख लो इसके आगे।
में ही नेक्स्ट हेडिंग आपको लगाना है आगे, दैट इज डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। अभी मैं मिनिमम सेंसिटिव वाला कोई फंडा नहीं लिख रहा हूं, तो अभी बाद में उसको ऐड करेंगे क्या होता है। एलएसएम से हम लोग अगर देखते हैं तो भाई मेरे पास में जो वैल्यू होता है दैट इज द वन, मैं सीधा लिख देता हूं, दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है, WSM हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, कहाँ गया WSM, ये रहा। तो WSM में हमने जो वैल्यू लिखा था व्हाट वाज दिस, दिस इज द AS इंटू सिग्मा AC प्लस AC इंटू सिग्मा CC। एलएसएम के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि भाई इसका वैल्यू होता है दैट इज द 0.45 FCK, और इसका वैल्यू रहता है एलएसएम के अंदर दिस इज द 0.87 FY। एलएसएम में यही वैल्यू रहता है, दिस इज इन एलएसएम, हाँ या ना। तो मैं एलएसएम में जब वैल्यू लिखूंगा देन व्हाट, ये आ जाएगा दिस इज द 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.87 FY इंटू AS। दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है ये। बट हम ये जानते हैं कि भी हमारे पास में जो कॉलम होता है वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी को लेके डिजाइन करता है। तो जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी को लेके डिजाइन करता है दोस्तों, तब उस केस में कॉलम की जो स्ट्रेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट इज एज पर IS कोड every column is designed with minimum eccentricity so the strength of column reduce क्यों हो रहा है, ड्यू टू मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस बाय 11%, रिड्यूस बाय अप्रोक्स 11%। तो कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ जो रिड्यूस हो जाती है दैट इज द वन, और ये हो जाएगा दैट इज PU इज इक्वल टू 0.40 इंटू FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS, ये इट इज। तो इसको आप 0.4 भी लिख सकते हो और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 0.4 FCK इंटू AC इंटू AS, और ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम विथ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ अगर आप कॉलम की स्ट्रेंथ देखेंगे शॉर्ट कॉलम की तो ये हो जाएगी। लॉन्ग कॉलम की अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम हो जाएगा दैट इज PU इज इक्वल टू CR, वैल्यू हो जाएगा 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ये लो CR का वही फॉर्मूलेशन है जो हमने पहले लिख रखा है, 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B, वही चीज है, अलग नहीं है, नोट करिए।